दिए गए हैं उन अधिकारों पर मंडरा रही सारी बलाएं दूर हो और यही कामना करता हूं, क्योंकि इस संविधान में सारे भेदभावों को दूर करने और समानता स्थापित करने की सोच है, जिसकी बदौलत हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन अब गणतंत्र दिवस और संविधान भी राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार में जिस तरह विपक्ष से नफरत का इजहार खुलकर हो रहा है, उसकी नई मिसाल आज की परेड में देखने को मिली है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बिठाया गया। मोदी सरकार पहले भी राहुल गांधी को जानबूझकर अपमानित करने का ऐसा काम कर चुकी है। इसीलिए आप याद कीजिए कि राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, जबकि 2024 के 15 अगस्त के कार्यक्रम में, ये देखिए, ये आज की तस्वीर है, राहुल गांधी को कहां बैठाया गया? तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में बैठाया गया है। सामने यहां ताली बजाते हुए कृषि मंत्री देश के और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन पीछे राहुल गांधी हैं, बिल्कुल पीछे, और उधर उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं आपको। और ये पहली बार नहीं हुआ। आखिरी पंक्ति में राहुल गांधी को बैठाया गया था 15 अगस्त को लाल किले पे, और उसके बाद पिछले साल राहुल गांधी नहीं गए थे 15 अगस्त के कार्यक्रम में। तब बीजेपी ने खूब सवाल उठाए थे और कि आखिर राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए जब पिछली बार नहीं गए तो। लेकिन बीजेपी ये भूल जा रही है कि उसने राहुल गांधी के साथ किया क्या, और आज शामिल हुए राहुल गांधी तो उन्हें तीसरी लाइन में बिठाकर बीजेपी ने अपना ओछापन दिखा दिया है। आपको बता दूं कि यूपीए शासनकाल में जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, उसमें वरिष्ठ भाजपा नेता, ये तस्वीर भी देख लीजिए और बहुत गौर से देखिए इस तस्वीर को, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को पहली पंक्ति में जगह दी जाती थी। लेकिन वो दौर नफरत की राजनीति का दौर नहीं था। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आगे की पंक्ति में नहीं बिठाया गया, ये दुखद है। नेता विपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, इन्हें शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो, उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरी या तीसरी लाइन में बैठाए गए हों। ये बात यहां आप देख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के अपमान पर कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, लेकिन क्या बीजेपी कभी परंपराओं का पालन करेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। खैर, सवाल पद्म पुरस्कारों पर भी उठ रहे हैं। कल हम लोग इसी कार्यक्रम में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने पद्म पुरस्कारों की थी, लेकिन आज इसकी चर्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनावी राज्यों पर तो मेहरबानी दिखाई ही है, लेकिन अपने वैचारिक विरोधियों को भी पद्म पुरस्कार देकर मोदी ने बड़ा राजनीतिक दांव चला है। आपको बता दें कि इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और इस बार चुनावी राज्यों में 13 पद्म पुरस्कार तमिलनाडु को मिले हैं। चुनावी राज्यों में से तमिलनाडु 13 पद्म पुरस्कार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 11, केरल को 8 पद्म पुरस्कार मिले हैं। वहीं असम में 5 और पुदुचेरी में भी 1 पुरस्कार गया है, जिसके बाद मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको दिखाता हूं। कार्ति चिदम्बरम सोशल मीडिया के जरिए अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली होती तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं का चयन करना कितना जटिल होता। अब ये बहुत आसान है, बस चुनाव वाले राज्यों से व्यक्तियों का चयन करें। वहीं कुछ व्यक्तियों को दिए गए पद्म पुरस्कार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के दिग्गज नेता रहे वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण दिया गया है। 5 जो पद्म विभूषण दिए गए हैं, उनमें से 3 तो केरल को ही, और उसमें से 1 वीएस अच्युतानंद को भी दिया गया है, और जबकि वो संघ की विचारधारा के कट्टर विरोधी रहे हैं। वहीं सीपीएम की नीति है वो सरकार से पुरस्कार न लेने की रही है। केरल के पहले मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद ने 1992 में पद्म विभूषण लेने से मना कर दिया था। 2008 में चर्चा थी कि सीपीएम के पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को भारत रत्न दिया जाएगा। 2008 यानी मनमोहन सिंह की सरकार। लेकिन ज्योति बसु ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेने से साफ मना कर दिया था।
बाद में उन्हें उनके उत्तराधिकारी और बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी पद्म भूषण का ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये उनकी पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। हालांकि वीएस अच्युतानंद के बेटे वीए अरुण कुमार ने कहा है कि ये देश की ओर से मान्यता है, ये अमूल्य है और परिवार इसे बड़े गर्व के साथ स्वीकार करता है। यानी इनका परिवार इस अवार्ड को स्वीकार कर रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, इसके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिया गया है। यह पुरस्कार उनके बेटे हेमंत सोरेन की जेल और झारखंड में भाजपा की हार के करीब 2 साल बाद आया है। लेकिन इस पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आदिवासी अस्मिता, अधिकार, पहचान के प्रतीक हैं। उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। पद्म भूषण देना मोदी सरकार की आदिवासी समाज के प्रति हीन भावना का परिचायक। आज़ादी के बाद का सर्वोच्च आदिवासी राजनेता संथाली संघर्ष संस्कृति अर्थात गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं। इनके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्मान के मोहताज नहीं, ये यहाँ पर पप्पू यादव कह रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है और पद्म भूषण देने पर विवाद खड़े हो गए हैं। संजय राउत ने तो सीधे महाराष्ट्र का अपमान बताया है। महाराष्ट्र का अपमान इसलिए बताया है क्योंकि ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी, और उस समय क्या कुछ हुआ था वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले संजय राउत को जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं इस मसले पे। मैंने महाराष्ट्र संतुष्ट नहीं, ये मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उनके कार्यकाल में जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया, उनकी प्रेरणा से पार्टी तोड़ती है हमारी। ये राज्यपाल का काम नहीं। राज्यपाल राजभवन एक राजनीतिक अड्डा बनाया था कोश्यारी जी ने। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करके एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे व्यक्ति को आप लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करने के लिए इनाम देते हो पद्म भूषण का, तो महाराष्ट्र को ये मंजूर नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके जो 2 डेप्यूटी है, उसने प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, निषेध करना चाहिए। यही कोश्यारी जी है, राज्यपाल पद पर रहते हुए ये महाशय ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया था और महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अवमान किया था। ऐसे व्यक्ति को आप पद्म भूषण देकर उसकी इनाम देते हो, हमें मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र की जनता दुखी है, आहत में है और उसके लिए हम जरूर। तो सुन रहे थे कोश्यारी को लेकर यहां संजय राउत जो बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो उस आरोप पर खुद कोश्यारी ने क्या कुछ कहा है, जरा उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन विवाद क्या है, थोड़ी बहुत बातें आपने अभी सुन ली, थोड़ी चीजें और आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पहले सुनिए यहां कोश्यारी को। संजय सिंह उन्होंने बोला है कि क्रिटिसाइज किया इस चीज को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अब देखिए, मैं कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी निंदा करे, इसके लिए मैं काम नहीं करता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरे लिए भारत माता सब कुछ है, उसी के लिए हम काम करते हैं, उसके संतानों के लिए काम करते हैं और उसके करते रहेंगे। अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अगर उनको बुरा लगता है तो। काली टोपी संघ के स्वयंसेवक हैं और कह रहे हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, आपको बता दूं कि राज्यपाल रहते कोश्यारी के काल में कई विवाद हुए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श बताया था, जिस पर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के बाल विवाह पर भी की गई उनकी टिप्पणी ने भी विवाद खड़ा कर दिया था।
2019 में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को सुबह सुबह शपथ दिलाने का मामला भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तब 72 घंटे में फडणवीस की अल्पमत सरकार गिर गई थी। इन तमाम वजहों से महाविकास अघाड़ी से उनका टकराव होता रहा और अब उन्हें पद्म पुरस्कार देने से फिर से मोदी सरकार पर महाराष्ट्र का अपमान करने का आरोप लग रहा है। और सुन लिया अभी आपने संजय राउत को। गणतंत्र दिवस हमेशा से खुशी और गर्व का दिन हुआ करता था, चाहे विदेशी मेहमानों का चयन हो या गणतंत्र दिवस की परेड और झांकियां हों या पद्म पुरस्कार हों। इन पर सार्थक सकारात्मक चर्चाएं हुआ करती थीं, लेकिन मोदी राज में इन सब पर सियासी गुणाभाग होने लगा है। लिहाजा राष्ट्रीय पर्व का दिन विवादों से भरा रहने लगा है। और आखिर क्यों ये दिन विवादों से, चाहे वो 26 जनवरी हो यानी आज का दिन या 15 अगस्त हो, आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार देश की सारी परंपराओं, सुनहरी यादों और रिवाजों को विवादों की खाई में धकेल रही है। कैसे यहां से मुश्किल में मोदी सरकार है और कैसे यहां राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और खुलेआम साजिश रची जा रही है। मामला सिर्फ तीसरी पंक्ति में राहुल गांधी को बिठाने का नहीं है, मामला इससे आगे का भी है। और इससे यहां साफ दिखाई देता है कि विपक्ष के नेताओं के साथ मोदी सरकार आखिर क्या करना चाहती है और किस हद तक जाना चाहती है। इसकी एक बानगी मात्र है जब आप पब्लिकली किसी को इस ढंग से आप बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं और आज एक अंतराल के बाद हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी की यह तस्वीर दिखाई दे रही है, शुरुआत यहीं से कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, विपक्ष के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है, इसलिए हम लोग भी उनको नॉन सीरियस लेते हैं, पीछे बैठा देते हैं। राजीव जी, बीजेपी कुछ भी तर्क दे सकती है। बीजेपी कल को ये भी कह सकती है कि मोदी जी बहुत नॉन सीरियस आदमी है, इसीलिए हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया ताकि देश का बेड़ा गर्क कर सकें। तो बीजेपी वाले राजीव जी कुछ भी तर्क दे सकते हैं, उनके तर्कों का क्या है। बहरहाल राजीव जी, वो शायद डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है कि घर में मिलेंगे उतने ही छोटे कद के लोग, दरवाजे जिस मकान के जितने बुलंद हैं। तो जितना बड़ा दल है उतने ही छोटे कद के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं राजीव जी। और ये ओछी मानसिकता जो है बीजेपी की, ये साफ तौर पर दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में हमेशा से ओछे लोग रहे हो, ऐसा भी नहीं है राजीव जी। जो चित्र आपने दिखाया इससे पहले कि यूपीए के समय जो था, आडवाणी जी को सबसे आगे बैठाया गया है, सुषमा स्वराज को सबसे आगे बैठाया गया है। अटल जी के समय में भी ये रवायत जो थी वो जारी रही। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से राजीव जी, मोदी जी तो बड़े हो गए हैं, बीजेपी काफी छोटी हो गई। तो ये मोदी जी की सोच जो है ये वो यहाँ सामने निकल कर आ रही है कि दरवाजे जिस मकान के जितने बुलंद हैं, घर में मिलेंगे उतने ही छोटे कद के लोग। तो जितनी बड़ी बीजेपी है, मोदी जी जो है वो उस छोटे कद के और होते चले जा रहे हैं। तो ये सामने निकलकर राजीव जी आ रहा है। बहरहाल राजीव जी देखिए, आप तीसरी पंक्ति में बैठा दें या सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा दें या ना बुलाएं, तो इससे कोई मान अपमान इसलिए नहीं है कि ये तो मोदी जी के हाथ में है। अब हालांकि ये तो राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए था। इससे पहले भी राजीव जी हुआ था, राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भोज जो था उसमें नहीं बुलाया गया। इस तरह की चीजें भी हुई। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। सबसे खराब बात राजीव जी क्या है कि 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति निवास जो है और राष्ट्रपति का पद जो है वो देश की अंदरूनी राजनीति में इस तरीके से मोहरा बना। लेकिन अब ये हो रहा है। ये 2014 के बाद से लगातार इस तरीके की चीजें देखने में आ रही हैं और ये चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो राजीव जी, एक ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की वो बार बार सामने आती है और ये उसी के जरिए उसका प्रकटीकरण होता है। तीसरी पंक्ति में बैठाया है और पीछे बैठाते तो और छोटी भारतीय जनता पार्टी होती, उसकी और छोटी सोच का प्रदर्शन जो सामने आता। मुझे तो आश्चर्य इसी बात का है कि तीसरी पंक्ति में भी क्यों बैठा दिया बीजेपी ने, सबसे आखिरी पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया।
हो सकता है राजीव जी सबसे आखिरी पंक्ति तक कैमरा नहीं पहुंच पा रहा हो और ये ना देख पाता हो कि सबसे पिछली पंक्ति में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, तो ये दिखाने के लिए तीसरी पंक्ति में बैठाया था, ये कैमरे में भी आ जाए कि हमने पीछे बैठाया है, ये बताने के लिए। तो ये राजीव जी जिस तरीके की ओछी मानसिकता है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो सामने निकल कर आती है। बहरहाल राजीव जी इस ओछी मानसिकता से ठीक है, उनकी अपनी ओछी मानसिकता है, उसका बार प्रदर्शन करते हो, करना भी चाहिए, जो जिसकी मानसिकता है उसका प्रदर्शन करना चाहिए। देश को भी मालूम पड़े कि हमारे जो नेतृत्व कर रहा है 140 करोड़ लोगों का जो वो किस मानसिकता है का, ये तो लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए जी। लेकिन राजीव जी राहुल गांधी का मान हो या अपमान हो उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इस बात से पड़ता है, जहां से आपने बात शुरुआत भी की, हमारी संविधान की जो उद्देशिका है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों का कितना अपमान किया जा रहा है। समस्या राजीव जी यहाँ आती है और लगातार ये सरकार जो है और इससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो लगातार हम भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो ये बड़ा संकट है और हम भारत के लोग जो है उनको ये सोचना पड़ेगा कि कब तक ऐसी सरकार को बर्दाश्त किया जाए जो लगातार हम भारत के लोगों का अपमान करती है और हम भारत के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश करती है। आज राजीव जी संविधान के ऊपर जिस तरीके के संकट हैं, और राहुल गांधी ने आज जो सुबह एक ट्वीट किया था बधाई देते हुए, उसमें भी संविधान की बात को उन्होंने कहा था कि संविधान के ऊपर खतरे हैं और ये खतरे राजीव जी लगातार आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत लंबा चौड़ा अपना वक्तव्य जारी किया इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर और उन्होंने भी जो संविधान के खतरे हैं उसके ऊपर प्रकाश डाला कि किस तरीके से संविधान के ऊपर खतरे हैं। हम लोग राजीव जी लगातार संविधान के ऊपर जो खतरे हैं उनकी बात करते रहते हैं, जिस तरीके से संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बातें होती रहती हैं, जिस तरीके के क्रियाकलाप सामने आते हैं, वो सब एक तरीके से संविधान के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिशें हैं और लगातार संविधान के ऊपर हमले सरकार की तरफ से जारी हैं। और इतना ही नहीं, हमले ही जारी नहीं है बल्कि उन हमलों को जायज भी ठहराने की कोशिशें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव जी की जाती हैं। तो बहरहाल जिसकी जो सियासत है वो अहले सियासत जाने, तो ये उनका है जो राजनीति है उनकी, वो जिस स्तर पे है उस स्तर की वो बातें करते हैं तो वो सामने आती रहती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल जो देश के सामने है वो यही है कि हम भारत के लोगों का अपमान किया जा रहा है। अब राजीव जी जिस तरीके से पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, 5 पद्म विभूषण दिए गए, उसमें से जो है 3 तो केरल को है ही, और केरल में भी आप देखिए कि क्या उलटवासी की गई है कि वीएस अच्युतानंदन के साथ साथ वो आरएसएस के जो एक राम नारायणन है क्या है, उनको भी दे दिया गया है। साहब वो बड़े बड़े साहित्यकार बताए गए हैं। अब कहाँ वीएस अच्युतानंदन और कहाँ वो राम नारायण या नारायण राम जो कुछ भी है उनको दे दिया गया है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात तो राजीव जी ये है कि भगत सिंह कोश्यारी को भी जो है पद्म भूषण दिया गया है, चूंकि उन्होंने सुबह 5 बजे महाराष्ट्र में लोकतंत्र बचाया था शपथ दिलाकर, तो इसका इनाम उनको दिया गया है। लेकिन उनके बराबर ही रख दिया गया है शिबू सोरेन को। चलिए इतना, हाँ इतना भी समझा सकता है कि चलिए आपने कहा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने उनको बराबर रख दिया। लेकिन राजीव जी उसी श्रेणी में वीके मल्होत्रा भी आते हैं। अब ये कौन है वीके मल्होत्रा, मुझे नहीं मालूम कौन है वीके मल्होत्रा। जब बताया गया कि वो जनसंघ के संस्थापकों में से हैं, भाजपा के बड़े नेता रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी बता ही रहे हैं कि वो स्वयं सेवक हैं और उसके लिए संघ के लिए ही काम करते हैं। गवर्नर रहे तब भी संघ के लिए काम करते रहे, तो ये उन्होंने साबित करके दिखाया। तो अब संघ के लोग जो हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। अब जो उत्तर प्रदेश से जो वायलिन वादक हैं वो एम राजन, उनको जो दिया गया है राजीव जी, वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, मूलतः वो जो है वो तमिलनाडु की हैं, तो वहां भी चुनाव है। तो जहां जहां चुनाव, दिन में हम लोगों ने ब्रेकिंग की थी तो यही कहा था कि जहां जहां चुनाव वहां पद्म पुरस्कार। अब इसके जरिए राजीव जी चवन्नियां जो ढूंढी जा रही है उन राज्यों में जहां जहां चुनाव है। चूंकि जब उत्तर प्रदेश में जब दिया गया था एक भारत रत्न, उससे पहले एक नेता थे, उनसे पूछा गया कि आप यूपीए छोड़ रहे हैं और एनडीए में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। और उसके बाद जैसे ही उनके दादाजी को मिला भारत रत्न तो पलट गए। तो अब यही भारत रत्न और पद्म विभूषण और पद्म भूषण देखिए चवन्नियां तलाशी जा रही है पूरे देश भर में जहां जहां चुनाव है कि कुछ चवन्नियां मिले तो कुछ पलटे, तो कुछ पलटे तो कुछ भला हो। तो लेकिन राजीव जी पूरे देश भर में ऐसा थोड़ी कि चवन्नियां ही खड़कती रहती हैं। अरे एक आध चवन्नी कोई बची रह गई थी पर चलन से बाहर हो चुकी है तो थी पलट, जिसे पलटना था वो पलट गई। अब ऐसा थोड़ी है कि सारे देश में चवन्नियां जो खाली पड़ी हुई है, जब बिक नहीं रही है, चल नहीं रही है। तो बहरहाल राजीव जी तलाश जो है चवन्नियों की जा रही है। अच्छी बात है, अच्छे लोगों को भी मिले हैं पद्म पुरस्कार, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया जो होना चाहिए, आखिर क्या स्टेटस है, क्या योगदान है, उसके आधार पर होना चाहिए। आप शिबू सोरेन के साथ आप पीके मल्होत्रा और भगत सिंह कोश्यारी को रख दें तो राजीव जी ये
भगत सिंह कोश्यारी और वीके मल्होत्रा का तो सम्मान हो सकता है, लेकिन शिबू सोरेन का घोर अपमान है। और अच्युतानंदन के साथ जो है आप रख दें नारायणन साहब को, तो ये अच्युतानंदन का अपमान है। और मजेदार बात यह राजीव जी की पद्म भूषण जो दिया गया है, जो एजवा समुदाय के हैं केरल के नटेशन साहब, उनका पिछले अक्टूबर में ही एक बयान जो था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि इन पद्म पुरस्कारों की अब कोई हैसियत नहीं है, पहले इनका मान हुआ करता था, अब ये जितने चाहो उतने खरीदे जा सकते हैं। उनको भी पद्म भूषण दिया गया है। हमारी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है कि खरीदे जा सकते हैं कि नहीं खरीदे जा सकते, मगर जिन सज्जन को दिया गया है उनका बयान ये फिर से वायरल हो रहा है कि ये पद्म सम्मान जो है ये जितने चाहो उतने खरीदे जा सकते हैं। जी राजीव जी जी प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी, बात वहीं से राहुल गांधी की तीसरी पंक्ति में बैठाना, और राहुल गांधी जब तीसरी लाइन में बैठते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ हमलावर हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली लेती ही नहीं है। लेकिन आप सीरियसली नहीं लेकर देश के एक संवैधानिक पद, ये जो नेता प्रतिपक्ष का पद है, वो ऐसा तो है नहीं कि पार्टी ने पद दे दिया हो, उसका एक प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से है। और इसलिए संवैधानिक पद का और ऐसे ही विपक्ष की जो तौहीन करने की एक परंपरा शुरू हुई है, इसको कहां तक आप जाते हुए देखते हैं? जो रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस का समारोह, ये बीजेपी का इंटरनल मैटर नहीं है, ये देश का है, ये राष्ट्रीय पर्व है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए उसका मैनेजमेंट देखती है केवल, तो मैनेजर को यह अधिकार नहीं है कि वो परंपराओं को तोड़े। कोई आप अगर किसी के घर में कोई समारोह है तो वो टेंट लगाने वाला और कुर्सी लगाने वाला नहीं तय करेगा कि कौन कहां बैठेगा। ये राष्ट्रीय पर्व है, एक बात। दूसरी बात राजीव जी ये है कि ये बात राहुल गांधी और कांग्रेस की तो है ही नहीं, ये बात है 66% हिंदुस्तान की। एनडीए को 44% लोगों ने वोट दिया है, बीजेपी को 36% लोगों ने वोट दिया है। तो अब सबसे जो ज्यादा बड़ा वोट शेयर है वो 66% है, जिसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। तो ये 66% हिंदुस्तान का अपमान है कि उनको आप आगे, राहुल गांधी का व्यक्तिगत मामला है ही नहीं। मामला तो यह कि आप लोकतंत्र को कैसे देख रहे हैं, आप संवैधानिक परंपराओं के प्रति आपका क्या अप्रोच क्या है आपकी। और एक आखिरी बात कि मेरे घर अगर कोई आए राजीव जी, और मैं खुद सोफे में बैठ जाऊं और आने वाले मेहमान को मैं स्टूल दूं, तो सवाल मेरी शिक्षा और मेरे संस्कार पर खड़े होते हैं कि मुझको मेरे बड़ों ने क्या संस्कार दिए, मेरी शिक्षा क्या है, मेरे नैतिक मूल्य क्या है। आने वाला व्यक्ति तो हमारा मेहमान है, उसको हम जहां बैठाएंगे वहां बैठ जाएगा। तो मोदी जी ने अपनी शिक्षा और अपना संस्कारों का परिचय यहाँ दिया है। राहुल गांधी का इसमें व्यक्तिगत अपमान नहीं, अपमान किसी का हुआ है तो 66% हिंदुस्तान का हुआ है, जिसने कि विपक्ष को वोट दिया है। राहुल गांधी अकेले कांग्रेस के नेता लोकसभा में नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बात। दूसरी बात, जो 38 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए जहां चुनाव हैं, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम, एक पैनिक दिखाई दे रहा है, घबराहट दिखाई दे रही है मोदी जी में, और उनको लग रहा है कि ये सारा जो पिछला उनका जो वो काम है दक्षिण भारत की उपेक्षा करना, वो इन पद्मा अवार्ड से वो रिपेयर कर देंगे। यानी अभी 10 दिन पहले आपके चुने हुए गवर्नर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के विधानसभा का बाइकआउट किया उन्होंने दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में।
कैबिनेट का लिखा हुआ अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया। जी तो आप उन प्रदेशों की चुनी हुई सरकार, उन प्रदेशों को अपने चुने हुए गवर्नर से, नियुक्त किए हुए गवर्नर से अपमान करवा रहे हो। कहीं भाषा के नाम विभाजित करते हो, हिंदी थोपने की बात करते हो। मोदी जी केरल जाते हैं तो केरल की तुलना सोमालिया से करते हैं, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। फिर आप सोचते हैं कि हम पद्म अवार्ड दे देंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने मनरेगा के फंड रिलीज नहीं किए हैं, आपने टैक्सेस के पैसे रिलीज नहीं किए हैं। आप दक्षिण भारत जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसको उसके अनुपात में आप सेंटर का पैसा नहीं जाता है, योजनाओं में पैसा नहीं जाता है। उनके मुख्यमंत्रियों का सम्मान नहीं होता है, उनकी संस्कृति का सम्मान नहीं होता है। और उसके बाद आप 2-3-4 लोगों को पद्म अवार्ड दे दोगे तो आप सोचोगे कि आपने वहां के चुनाव जीत लिए। तो मुझे लगता है कि कोई एक घबराहट है कि किसी तरीके से 2025 में क्या हुआ था, क्योंकि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं तो हम भी राजनीतिक विश्लेषण ही करेंगे ना इस मामले में। जी बिल्कुल। तो 2024 में 240 में सिमटने के बाद 2025 में कुछ चुनाव जीते गए, 24 और 25 में। और वो जो घाटा हुआ था, जो परसेप्शन खराब हुआ था, जो कमजोरी दिखाई दी थी, उसको बराबर करने का काम हुआ। हालांकि वो सारे चुनाव विवादित हैं, सारे चुनाव में इलेक्शन कमीशन का एक भूमिका है और गड़बड़ियां हैं, सवाल खड़े हैं उसमें। हम लोग भी उन सारे चुनाव में गए थे, हम लोगों ने भी देखा कि नतीजे वैसे नहीं है जैसे दिख रहे थे। अब 2026 के जितने चुनाव हैं उनमें एक असम को छोड़ के और पुडुचेरी में पार्टनर के जरिए सरकार को छोड़ के बाकी कहीं सरकारें नहीं है। रिकॉर्ड बताता है कि जहां सरकार नहीं है वहां चुनाव आप नहीं जीत पाते हो। झारखंड का एग्जाम्पल हमारे सामने, महाराष्ट्र में सरकार थी, आपने मैनेज कर लिया। झारखंड में सरकार थी, आप नहीं कर पाए। बिहार में नीतीश कुमार थे, सरकार थी, पार्टनरशिप में आपने मैनेज कर लिया चुनाव। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकारें नहीं है, आप चुनाव हारोगे। उसके बाद मोदी जी के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े होंगे। अंदर पार्टी के अंदर जो विरोध दिखाई दे रहा है, जो जिसको डबल इंजन कहा जा रहा है, वो डबल इंजन अब बड़े हो गए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों, दोनों दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी अगर 2026 के चुनाव वैसे नहीं गए जैसे 2024 और 25 के विधानसभा चुनाव गए। इसलिए ये पैनिक नजर आ रहा है, जो पैनिक और घबराहट पद्म अवार्ड तक में दिखाई दे गई। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये पद्म अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा। सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूं और शुरुआत यहीं से करें। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी वही हुआ जो राहुल गांधी के साथ किया गया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के साथ इस ढंग का। और आप याद कीजिए, जब आए थे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तब राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बुलाया गया था राष्ट्रपति के यहाँ डिनर पार्टी में। जो सबको बुलाया गया, कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता कह सकते हैं, क्योंकि वही है, वही उन्हीं का अप्रोच है वहाँ तक पहुँचने का, शशि थरूर, उनको बुलाया गया। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता या उधर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनको नहीं बुलाया गया। ये कौन सी परिपाटी सेट करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से? वही पर पार्टी है कि विपक्ष को स्वीकार नहीं करना है, ये वही पर पार्टी है कि असहमति को स्थान नहीं देना है, ये वही पर पार्टी है कि जो इनकी बातों से सहमत है उसी को महत्व देना है, बाकी किसी को महत्व नहीं देना है। आप इस मोदी सरकार से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप सवाल है कि विपक्ष के नेता का एक प्रोटोकॉल है, वो उसका एक दर्जा है। आप अगर राहुल गांधी को जो स्थान मिलना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो स्थान मिलना चाहिए, वो किसी का एहसान थोड़े है, ये तो बाकायदे उसकी व्यवस्था है। क्यों? मतलब सबसे बड़ी पंचायत तो लोकसभा है,
पहली सीट उसको मिलती है विपक्ष नेता को, आप किसी जगह बैठा देंगे? क्यों व्यवस्था बनाई गई कि पहली पंक्ति की पहली सीट, पहला होगा उपाध्यक्ष का और दूसरी सीट होगी विपक्ष के नेता की? ये परंपरा है, राज्यसभा में यही व्यवस्था है। क्यों ये व्यवस्था की गई? और उसके आधार पे कोई आपको संकेत मिलता कि नहीं मिलता? मतलब जो दर्जा सत्ता पक्ष में सदन के नेता और प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री सदन के नेता है तो पहली सीट, अगर वो सदन के नेता नहीं है और प्रधानमंत्री हैं तो दूसरी सीट। विपक्ष के नेता के साथ भी स्थिति है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष पहली सीट और विपक्ष के नेता की दूसरी सीट। लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर अस्तित्व में नहीं है तो पहली सीट विपक्ष के नेता को मिलती है, पहली लाइनें मिलती है उसको। इसीलिए तो प्रावधान किया गया। यह देश संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के परिजनों और उनके रिश्तेदारों को आप अगली पंक्ति में बैठाएंगे और विपक्ष के नेताओं को आप पांचवी पंक्ति में बैठाएंगे। मुझे तो आश्चर्य होगा कि पांचवी पंक्ति क्यों बैठा दिए, अंतिम पंक्ति में बैठाना चाहिए, कोई देख भी ना सके। और फिर ये भी एक नैरेटिव बनाइए कि वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो गणतंत्र दिवस का विरोध करते हैं, ये तो समारोह में शामिल नहीं होते, और अगली 5-10 लाइन का फोटो दिखाते रहिए। क्यों बैठा दिया पांचवी लाइन में? ये तो मैंने किसने इनको ज्ञान दे दिया? ये कहां से लोग ज्ञान आ गया? अगर आप विपक्ष को सम्मान नहीं देते तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? किसकी? और अब राहुल गांधी को अगर आप 5वीं और 7वीं लाइन में बैठा देंगे तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई कमी आ जाएगी। सत्तारूढ़ दल को जो चुनौती उनकी तरफ से है वो समाप्त हो जाएगी। लोग मान लेंगे कि नहीं 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 तो 5वीं लाइन में बैठे थे इसलिए नेता ही नहीं रह गए। कौन सी, माने आप प्रयास करके यह सिवाय अपमानित करने की कोशिश है और क्षुद्र आचरण है। इस आचरण से कोई ऐसा नहीं कि आप राहुल गांधी का राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान कर देंगे, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन लगातार पुतिन का जो दौरा हुआ था उसमें भी आप याद कीजिए, और इस तरह के उदाहरण अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आचरण था, जो विपक्ष की पार्टी थी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप और यह केवल गणतंत्र दिवस समारोह की बात नहीं है। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं पिछले 1 दशक से जो मोदी सरकार सत्ता में है जिसमें किसी भी फोरम पर विपक्ष के नेताओं को स्थान दिया गया, जबकि इसी देश की परंपरा रही कि विपक्ष के नेताओं को बाकायदे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजा गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की बात रखने के लिए भेजा गया। यह हमारे आपके सामने का इतिहास है। लेकिन वजह इसकी क्या मैं मानता हूं कि यह डरा हुआ आचरण है। ये लगता है आपको कि कोई ऐसा व्यक्ति न सामने आ जाए जिसकी चर्चा वर्तमान जो हुक्मरान है उनसे ज्यादा होने लगे, या जो विपक्ष का नेता जिन मुद्दों को उठा करके शहर शहर डगर डगर घूम रहा है उसकी चर्चा बनी रहे। क्यों नहीं आप बात करते हैं? लेकिन अगर आप असहमति को स्थान नहीं देते, विपक्ष के नेता को स्थान नहीं देते, तो आप लोकतंत्र विरोधी हैं। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है और आप संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ आचरण करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था भी नहीं है कि आप इस तरह की कोशिश करें, और ये इस तरह की साजिशें सफल नहीं होती है। आप को ये माने कि आप राहुल गांधी को बुलाएंगे नहीं, राहुल गांधी को बैठने नहीं देंगे, खड़गे साहब को आप आमंत्रित नहीं करेंगे तो ये कांग्रेस की चर्चा खत्म हो जाएगी। ये संभव नहीं है। कांग्रेस आज 40 सीटों की पार्टी है, इनके तमाम विरोधों के बावजूद, और विरोध भी राजनीतिक विरोध नहीं है, हर तरह के हथकंडे अपना लिए गए। चुनाव में जो पार्टी का अकाउंट है वो सीज कर दिया गया, जो चंदे मिलने के रास्ते हैं उनमें अवरोध पैदा किए गए, पार्टी में को तोड़ने की कोशिश की गई, दल को बढ़ावा दिया गया, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, जितने भी रास्ते हो सकते हैं सब रास्ते अख्तियार किए गए। बावजूद इसके पार्टियां के 100 सांसद जीत करके आए। तो यह केवल यह बताता है कि आपके सोच में कितनी व्यापकता है या कितनी संकीर्णता है। इससे राहुल गांधी का कोई नुकसान होता हो या विपक्ष के नेताओं का कोई नुकसान होता हो या संभव नहीं। और केवल राहुल गांधी नहीं, और भी विपक्षी दलों के नेता हैं, किसी को आप नहीं कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी को तो आप दिखाई दे रहे हैं, और भी तो विपक्ष के हैं, किसी को आपने कोई स्थान नहीं दे रहे हैं आप। तो ये इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल हो रहा हो या राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं का कोई नुकसान हो रहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता।
अब आप पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में राजीव जी, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो, आप लिस्ट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य में चुनाव होने वाला है। फिर आपको यह जानकारी करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन का यह नोटिफिकेशन जाने की आवश्यकता नहीं है कि कहां चुनाव होगा, वो बिहार में चुनाव होने वाला है कि केरल में चुनाव होने वाला है। आप उन लोगों को पद्म पुरस्कार दे सकते हैं जिनके ऊपर आप तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं। जिस केरल के मुख्यमंत्री को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को इन्होंने पुरस्कार दिया है, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी नेताओं के खिलाफ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के को लेकर के तरह तरह के चित्तरंजन जी के खिलाफ आरोप लगे। भूल गई बीजेपी? गोया कि आप जो आरोप लगाते हैं वो भी बेमानी है। आप चुनावी लाभ के लिए आरोप लगाते हैं और चुनावी लाभ के लिए उन आरोपों से अपने आप को विड्रा भी कर लेते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं भाई? और आपने जो कोश्यारी साहब का वक्तव्य सुनाया, उससे मूल वाक्य तो उनका गायब ही है। उन्होंने कहा कि भूषण भूषण मैं नहीं जानता। यह वीडियो वायरल हो रहा है। जिस व्यक्ति के मन में पद्म पुरस्कारों के प्रति सम्मान ही न हो, ऐसे लोगों को क्या पुरस्कार देना? और कोश्यारी साहब क्या कोई संविधान की रक्षा के लिए याद किए जाएंगे? क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए याद किए जाएंगे? लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं, परंपराओं को मजबूत करने के लिए जाने जाएंगे? वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आज उनकी पहचान बनी हुई है जिसने एक चुनी हुई सरकार के ऊपर आघात करने की कोशिश की, एक तोड़ फोड़ करके एक सरकार, और जिस मूल दल से आते हैं उसकी सरकार बनाने का उन्होंने प्रयास किया। आज धारणा नहीं बन रही है उनके बारे में, आपने उनको भी दिया। केरल मतलब 38 लोगों को उन राज्यों से चुन दिया गया है पद्म पुरस्कार जहां चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी। आप सोचिए कि बिहार कितना बड़ा राज्य है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं होना है, तब कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग याद नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, क्योंकि वहां चुनाव हो चुका है, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो वहां कोई नहीं याद आएगा। वहां कोई काम, वहां न तो कोई लोक कलाकार है, न कोई वहां वैज्ञानिक है, न कोई वहां चिकित्सक है, न कोई वहां संगीतकार है जिसको आप याद कर लें। महाराष्ट्र की स्थिति, महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है, आप वहां पे सत्ता में है, तो आपको कितना बड़ा राज्य है वो? केरल की तुलना में महाराष्ट्र को छोटा मोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए आप। लेकिन चुनाव चूंकि तमिलनाडु में है, तो ऐसे लोगों को भी आप दे देंगे जिससे आप ये संदेश दें कि नहीं, जो तमिलियन लोग हैं, जो मलयाली लोग हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की हमारी बड़ी आस्था है। और उन लोगों को भी आप दे देंगे जिनके खिलाफ आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। तो अब पद्म पुरस्कारों की स्थिति यही है कि आप 26 जनवरी के पहले जो लिस्ट आती है पद्म पुरस्कारों की, उसको पढ़ लीजिए और बाकायदे आप बता देंगे कि कहाँ चुनाव होगा। आप ये लिस्ट बता रही है कि चुनाव होना है तमिलनाडु में, चुनाव होना है केरल में, चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, चुनाव होना है असम में, चुनाव होना है पुडुचेरी में। खोज के आप ले आते हैं, उन लोगों को पुरस्कार देते हैं। और दावा क्या करते हैं कि साहब जिन लोगों की उपेक्षा होती रही है उन्हीं लोगों को आप पुरस्कार देंगे। ये वो लोग वही पाए जाते हैं जहां चुनाव होता है, वो लोग वही पाए जाते हैं जहां पे आपकी सत्ता दांव पे लगी हुई है। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, लेकिन अब ये सभी चीजें लोगों के सामने आ गई हैं। यह केवल सामान्य लोगों को पुरस्कृत करने की कोशिश नहीं है, उन लोगों को चिन्हित करने, पुरस्कृत करने की कोशिश है जिनकी वजह से चुनावी राजनीति में फायदा होता हो। और यह सोच, यह प्रवृत्ति, यह शैली हर तरह से इन पद्म पुरस्कारों का अवमूल्यन करती है। आप क्योंकि आपकी मंशा इस लायक, आप उन व्यक्तियों को पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के पीछे एक राजनीतिक लाभ लेने की आपकी कोशिश है। ये जो गरिमा बढ़नी चाहिए, अब इस बार आप भारत रत्न कोई नहीं याद आ रहा है, क्योंकि बिहार के चुनाव हो चुका है, कर्पूरी ठाकुर साहब मिल चुके हैं, और चूंकि तोड़फोड़ की गुंजाइश तमिलनाडु में और केरल में बन पा नहीं पा रही है कि किसी के माता पिता और किसी के दादा को खोज करके पुरस्कार दिया जाए जिससे उनका राजनीतिक लाभ हो जाए। चुनाव के साल ही आपको क्यों कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं? चुनाव के साल ही आपको क्यों चरण सिंह साहब याद आते हैं? पिछले 10 साल 11 साल से आपको नहीं याद आए? इस साल जब चुनाव हो रहा केरल में, तो खोज करके आपको अच्युतानंदन साहब भी याद आ गए, और वो अच्युतानंदन साहब जिनके खिलाफ आप किस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। तो चुनावी मंशा से दिए जाने वाले पुरस्कारों से न तो उस व्यक्ति का सम्मान होता है, न ही पुरस्कारों के सार्थकता साबित होती है।
तो दोनों जो घटनाक्रम है, चाहे राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं के साथ में एक अपमानजनक जो आचरण है, उससे आप अगर इन नेताओं को के राजनीतिक स्वीकृति या लोकप्रियता को अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। और इस पद्म पुरस्कारों के इस तरह के निर्णयों से आप किसी को सम्मानित नहीं करते हैं, बल्कि साफ साफ संदेश देते हैं कि आपके पास सत्ता है और इस सत्ता के माध्यम से आपका तौर तरीका वही है कि चुनावी राजनीति, चुनावी लाभ किस में प्राप्त होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चुनावी राज्य की बात और चुनावी राज्यों में कैसे आप उसका फायदा उठा पाएं, आपकी सरकार वहां बन पाए, इसकी आपकी पूरी मंशा उसी तरफ दिखाई देती है। जरा जल्दी से प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर पंकज जी आपके पास आता हूं। प्रकाश जी, 26 जनवरी या 15 अगस्त या ऐसे राष्ट्रीय पर्व जो हैं, और ऐसे मौके पर सब एकजुटता दिखाने की कोशिश अभी तक होती रही है। पिछले ये 77वां अगर गणतंत्र दिवस है तो 77 साल में ऐसे मौके बहुत कम आए होंगे जब सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं को अपमानित कर रहा हो। इसे अपमान के हिसाब से ही देखा जाएगा, लेकिन एक नई परंपरा आप यहाँ पर डालकर, उसकी शुरुआत कर, आप क्या आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं? सियासत अपनी जगह पे है, जो सियासी मंच से आप भाषणों में आप एक दूसरे के प्रति जो नफरत उगलते हैं वो तो दिखता है, लेकिन ऐसे मौके पर जहां एकजुटता होनी चाहिए वहां आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, और इससे क्या देश की सियासत में और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो ढंग से, जिस गति से अपनी सियासत को कर रही है, उसमें उसको फायदा नजर आता होगा क्या? धन्यवाद राजीव जी। दरअसल जो परंपरा है जिसकी बात अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर आप अपने घर में मेहमान बुलाते हैं और खुद सोफे पर बैठते हैं और मेहमान के लिए स्टूल ऑफर करते हैं, ये कुल मिलाकर वैसी ही बात। मेजबान या ये कहें कि सरकार अपना सम्मान नहीं कर रही है, अपनी ही बेइज्जती कर रही है। इस तरह अगर कोई सरकार इस तरह बात करती है तो वो विपक्ष का अपमान कम कर रही है, अपनी बेइज्जती ज्यादा कर रही है। तो ये बातें हो गई। और जिस तरह से पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, एक बात मुझे कई समझ में नहीं आती कि आखिर नेताओं को पद्म पुरस्कार देने की जरूरत क्या है। इस देश में आप जानते कि एक साधारण विधायक बनने के लिए भी कितने खटकर्म करने पड़ते हैं। ये खटकर्म जिन्हें आप पाप भी कह सकते हैं, उन पापों को किए बिना कोई विधायक भी नहीं बन सकता। फिर भी ठीक है, कई ईमानदार नेता है हमारे देश में जो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उन्हें पद्म पुरस्कार देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पद्म पुरस्कार को तोहफे के रूप में क्यों दिया जाता है? और खास करके कोश्यारी जी को दिया गया जो 18 घंटे 20 घंटे राज्यपाल के रूप में काम करते थे, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं, वो 18-20 घंटे काम करते थे। सुबह 5 बजे उन्होंने राजभवन में शपथ दिलाई। आप देखिए, अगर वो 8 बजे बुलाते या 10 बजे शपथ कराते तो दुनिया इधर से उधर हो जाती, ऐसा लगता है। तो ऐसे लोगों को, जो बाद में अभी बयान में भी खास साफ साफ कहते हैं कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, मुझे परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, यानी आपको लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। ये बात आप साफ साफ खुल कर कह रहे हैं। राहुल गांधी जी का अपमान करने की जो कोशिश है वो अपने आप में शर्मनाक है। 15 अगस्त को भी उनके नहीं आने पर सवाल उठाए गए थे क्योंकि उन्हें पीछे की सीट दी गई थी। पहले भी उनका इस तरह अपमान हो चुका है। हालांकि इसमें राहुल गांधी का कोई अपमान नहीं है, अपमान सरकार का खुद का है और व्यवस्था का है कि वो अपने देश के नेताओं को सम्मान नहीं दे रही है। इनके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सत्तारूढ़ पार्टी में जो लोग नेता अभी तक हैं उनके साथ ऐसा कोई असम्मान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे ऐसी भावनाएं रखते हैं। ये बताती है कि उनकी स्थिति क्या है। केरल में जिन्हें आप पद्म पुरस्कार देते हैं उन व्यक्ति को देते हैं सम्मान जिन्हें आप हमेशा कोसते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन मौका आया तो आपको लगा कि अभी अच्छा मौका है। हो सकता है कल को राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए मन की बात में नरेंद्र मोदी जी बड़ा लंबा चौड़ा बयान दे और बताएं कि राहुल गांधी ने कितने पहले चीजों को समझ लिया था, युग दृष्टा नेता थे। हो सकता है राहुल गांधी के बारे में मन की बात में मोदी जी भी ऐसा कहें। लेकिन दो बातें, ये जो बातें हमने की हैं वे राष्ट्रीय स्तर की हैं राजीव जी। दो छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में आज हुई है जिनके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली घटना हुई है रतलाम में, जहां गणतंत्र दिवस पर
झंडा फहराने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विजय शाह को बुलाया गया। उन विजय शाह को, जिनका हमारे देश के संविधान में, सेना में कितना सम्मान है, महिलाओं के प्रति उनके मन में कितना आदर है, ये बात वे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोल के बता चुके हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके बारे में संज्ञान ले चुकी है और बता चुकी कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। लेकिन विजय शाह को हटाने के बजाय, मंत्री पद से हटाने के बजाय उन्हें सम्मानित किया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर वो मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजा फहराएं। ये एक बड़ी त्रासदी है इस देश की, एक विरोधाभास है। दूसरी बात, यही सरकार कर्नल सोफिया कुरैशी को आज विशिष्ट सेवा मेडल देती है। यानी आप कर्नल सोफिया कुरैशी की भी जय जयकार कर रहे हैं और उनकी तौहीन करने वाले विजय शाह की भी। तो ये बात बड़ी ही दुखद है। कह सकते हैं कि जो लहर या जो नहर या जो नाला दिल्ली से आया, बह रहा है, उस नाले की शाखाएं, उप शाखाएं एक एक जिले में, एक एक शहर में फैल रही है, पूरे देश में फैल रही है। और एक बहुत बुरी घटना आज इंदौर में हुई है गणतंत्र दिवस के मौके पर, जिसका जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूं, क्योंकि यह घटना ऐसी है जो बताती कि देश की धारा कहां जा रही है और हमारी सरकार क्या चाहती है। इंदौर की एक नेता हैं, विधायक रह चुकी हैं, मंत्री भी रही हैं, उप मंत्री रही हैं और अभी महापौर भी रही हैं। उनके बेटे हैं एकलव्य सिंह गौड़। उन्होंने आज एक बेकरी शुरू की है नरेंद्र तिवारी मार्ग पर, इंदौर में ही। उस बेकरी का नाम है द हिंदू बेकरी। कोई गलत बात नहीं है, पहले भी राम भरोसे हिंदू होटल टाइप दुकान होती रहती थी, तो ऐसी कोई गलत बात नहीं कि राम भरोसे हिंदू होटल की तरफ हिंदू बेकरी खोले। लेकिन इंदौर में जो सबसे बढ़िया बेकरी है, ये बताने की जरूरत नहीं कि मुस्लिमों द्वारा संचालित है और बहुत लोकप्रिय है, सभी लोग वहां जाते हैं, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं। सबसे आपत्तिजनक बात, जो बातें, एक नहीं कई बातें, एक बात तो यह है कि उसके संचालक एकलव्य सिंह गौड़ कहते हैं कि यह हिंदू बेकरी है, यहां विधर्मियों को आने की जरूरत नहीं है, यहां से माल लेने की जरूरत नहीं है, केवल हिंदू लोग ही यहां से माल लें। तो ये एक वाहियात, शर्मनाक घटना आज इंदौर में हुई है और मुझे लगता है कि हम इसकी आलोचना जितनी की जाए, शब्दों में इसकी आलोचना नहीं हो सकती। जरूरी है कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे, बातचीत करे कि आप इस तरह की बातें नहीं करें। नाम में हिंदू होटल हो सकता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से हिंदू बेकरी रखा गया। खास बात यह कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी सबसे अयोग्य सांसद, जो देश के इतिहास की सबसे अयोग्य सांसद रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको अब तक माफ नहीं किया होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। वे भी इस कार्यक्रम में एक अतिथि के रूप में आई थी और उन्होंने कहा कि ये बेकरी में हिंदू संस्कृति और शुद्धता पर जोर देगी। इसका उद्देश्य विकल्प उपलब्ध कराना है जो विधर्मियों से बनी या उनके द्वारा हैंडल की गई खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। तो ये क्या बात हुई? अगर कोई हिंदू नहीं है और उसने बेकरी खोल ली तो वो अखाद्य हो गया क्या? इस तरह की बातें उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, प्रज्ञा सिंह ने, कि इसके नाम में हिंदू लिखा हुआ है तो जाहिर है कि हिंदू लोग ही यहां आएंगे और जो हिंदुओं को पसंद नहीं करते वे यहां से दूर ही रहेंगे। इसके संचालक ने बड़ा गर्व से कहा कि अशुद्धता से बचने वाली सामग्री के बहिष्कार का विकल्प है। मतलब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप किसी मुस्लिम की, शुद्ध कहें कि मुस्लिम की दुकान से आपने सामान खरीदा है तो वो अशुद्ध है। वो तो ये सरकार के इतने विभाग किस लिए हैं जो शुद्धता की जांच पड़ताल करते हैं? हजारों लोग कर्मचारी हैं वहां, करोड़ों रुपए उनको तनख्वाह मिलते, तो वे अशुद्धता की जांच क्यों नहीं करते? इसमें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा, वो भी इस कार्यक्रम में गए और उन्होंने भी बेकरी शुरू करने पर शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दी। तो अगर आप एक गलत काम करते हैं और राज्य का डिप्टी सीएम वहां आता है, एक पूर्व सांसद वहां आती है और इस तरह की बातें करती हैं, तो उससे समाज में कोई प्रेम की धारा नहीं बह रही है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जब हमें प्रेम की धारा बहानी है, एक दूसरे से मिलकर चलना है, देश को एक रास्ते पे ले जाना है, वहां आप इस तरह की बातें करते हैं, इसके लिए एक ही शब्द है, शर्मनाक, और इससे बढ़कर शर्मनाक कोई नहीं।
प्रशासन को चाहिए कि ऐसे दुकान वालों पर कार्रवाई करें जो कहे कि हमारी दुकान पर केवल इस धर्म के लोग ही खरीद सकते। आप अभी भी आजादी के इतने साल बाद, गणतंत्र दिवस के इतने मनाते हुए इतने साल होने के बाद भी अगर ये बात करते हैं कि इस दुकान पर केवल हिंदू ही आए, तो ये तो बहुत ही असहनीय बात है। कोई कहे कि हमारी दुकान पर केवल हिंदू ही काम करें, ये भी असहनीय है। जब इस देश में सब लोग हैं, ग्राहक को तो भगवान माना जाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। कोई भी दुकानदार कहता है कि मेरे ग्राहक मेरे भगवान है, मैं उनकी कारण ही मेरी रोजी रोटी चल रही। लेकिन एक दुकान के बहाने नफरत की आग फैलाने की जो कोशिश है, बेकरी एक बहाना है और इसके पीछे नीयत कुछ और है। और एकलव्य सिंह गोयल इतने गरीब आदमी नहीं कि बेकरी नहीं चलेगी तो उसका पेट नहीं भरेगा। बेकरी उन्होंने एक प्रचार के लिए खोली हुई है, तो इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली में आला कमान बैठा है, बीजेपी का आला कमान है, जो बातें करता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, जैसे कि एक लतीफा मैंने कल पढ़ा, शायद वो आपने भी पढ़ा होगा, कि बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कहा है कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वे राजनीति छोड़ दें। तो इससे बढ़कर मजाक, बढ़िया लतीफा और क्या होगा राजनीति में, राजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राजनीति, सियासत इसी का नाम है और इसमें अपनी गोटी फिट करने की कोशिश, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे निकलने की कोशिश कर रही है, होड़ है। और उसमें विपक्ष को कैसे पीछे किया जाए। आखिर इस पीछे करने के चक्कर में 240 आ गए थे पिछली बार, और आज चूंकि संविधान के अंगीकार करने का दिन यानी 26 जनवरी है, और ऐसे दिन अगर संविधान के संवैधानिक दायित्वों का अगर आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन सा 26 जनवरी। बाबा नागार्जुन की कविता याद आती है, किसकी है जनवरी किसका अगस्त है। और आना चाहता हूँ पंकज जी आपके पास, इस 26 जनवरी आज के दिन और जिस ढंग से बिहेव किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के साथ, चाहे 15 अगस्त क्यों ना हो उस दिन भी, और खासकर राहुल गांधी, क्यों निशाने पे राहुल गांधी हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं, समझाइए जरा। निशाने पे नेता विपक्ष हैं, साफ समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या? राजीव जी, हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की जय। हमारा तिरंगा और हमारा संविधान ऐसे ही बरकरार रहे संघर्षों और आदर्शों के साथ में, ये मैं कामना करता हूं। देखिए, इस चीज को हम एक व्यक्तिशः लेने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। हमको इसके लिए समझना होगा कि आखिर जिनकी सरकार है, सरकार किसकी है? आरएसएस की। आरएसएस ने इस संविधान को क्या कभी अंगीकार किया? जब इस संविधान की संरचना हो रही थी तब से जो 3 मूलभूत अंतर थे, आरएसएस चाहता था कि फेडरल स्ट्रक्चर ना हो, सेंट्रलाइज हो। आरएसएस विविधता का विरोधी था। आरएसएस मनुस्मृति को केंद्र मानता था, जबकि संविधान निर्माताओं ने विश्व के श्रेष्ठतम आधुनिक संविधान के रस से इसको बनाया था। तो जो 3 मूल समस्याएं हैं, केंद्रीकरण के विरुद्ध फेडरल स्ट्रक्चर, दूसरा मनुस्मृति बनाम आधुनिक संविधान, और तीसरा एक रास्ता बनाम विविधता, ये 3 चीजें भारतीय जनता पार्टी के खून में है। आरएसएस की वृद्धि हुई। आप बीजेपी की सरकार कहते हैं, मैं इसको आरएसएस की सरकार कहता हूं क्योंकि ये एजेंडा आरएसएस का है। दूसरी चीज, जहां तक आप खड़गे जी को भी मैं उतना ही सम्माननीय मानता हूं क्योंकि वो भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और राहुल गांधी भी। खड़गे जी 8 बार विधायक रहे और 3 बार के तीसरे बार के सांसद हैं, और राहुल गांधी भी 5 बार के सांसद हैं। किसी भी मामले में वो शिवराज सिंह चौहान और उनकी डंपर वाली पत्नी से संवैधानिक व्यवस्था में जूनियर नहीं है। कैबिनेट की स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में 7वें नंबर पे आता है कैबिनेट में। तो ये सरासर जो संविधान का अपमान किया जा रहा है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो गणतंत्र दिवस की जो ये पूरा प्रोटोकॉल और सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पिछले 12 साल में जिस तरीके से आरएसएस का पपेट बना दिया गया, जिस प्रकार से सेना के बड़े बड़े अफसर, वो जो 28 साल का अपढ़ सा लड़का है बागेश्वर, उसके जाके पैर छूते हैं वर्दी में, या सेना का बड़े जो आला अफसर है वो जाके
ऐसे ही अपढ़ लोगों के, जो गैर वैज्ञानिक लोग हैं, जो संविधान की भावना के विरोध में, जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो व्यक्ति अधिक बच्चे पैदा करने की बात करता है, वो स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान का विरोधी है। यदि उस संविधान के विरोधी लोगों ने ये व्यवस्था की है, तो ये जो व्यवस्था है भारतीय संविधान का विरोध है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा, यह संविधान की पोस्ट है, व्यक्ति नहीं है। तो जो लोग संविधान को गिराना चाहते हैं, हम लोगों ने तो वो बात हम लोग भूल जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बार बार अलग अलग मंच से इनके नेताओं ने बोला ही था कि हमको 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जहां तक प्रकाश भाई ने जिस एकलव्य सिंह गौड़ की बात कर रहे हैं, ये वही एकलव्य सिंह गौड़ है जिसने अभी 4 महीने पहले राजवाड़े में मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात की थी, और उस पर किसी सरकार ने काम नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये हेट स्पीच और हेट एटीट्यूड है, और इस पे सरकार को सुमोटो मुकदमा कायम करना चाहिए था। और आप एकलव्य सिंह गौड़ तो किसी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है। आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा की क्या कहेंगे, जो गणतंत्र दिवस के दिन फिर रिपीट कर रहा है कि मुझे मियां मुसलमानों में न तो वोट चाहिए, न मैं वहां पे उम्मीदवार खड़ा करूंगा। ये तो एक बेकरी की बात कर रहा है कि यहां से कोई दूसरा मुसलमान आके सामान ना खरीदे। एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मैं तो मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए। और जिस गणतंत्र की रक्षा के लिए हम प्रतीकात्मक रूप से दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उस शक्ति प्रदर्शन की क्या ये वानगी है कि आज 26 जनवरी के दिन म्यांमार की सीमा पर असम राइफल्स के अरुणाचल प्रदेश स्थित कैंप पर आतंकवादी हमला हो जाता है। हमारी सीमाएं इतनी कमजोर हैं कि हमारी सीमाओं की बात हम केवल पाकिस्तान से कर सकते हैं, ना हम चीन से करेंगे ना और किसी दूसरे से करेंगे। और ये खबर कोई सोशल मीडिया, कोई बड़ा मीडिया नहीं दिखा रहा है। असम राइफल्स के अरुणाचल प्रदेश के में आज शिविर पे हमला हुआ, और यही नहीं, जो मणिपुर पिछले 3 साल से जल रहा है, उसके एक पूरे कुकी विलेज को आग लगा दी गई। ये संविधान पे हमला है। ये लोग इस चीज का आनंद ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लोग आज भी मणिपुर की स्थिति को संभालने की जगह येन केन प्रकार वहां पे सरकार बनाने के लिए दबाव बना रहे। तो ये जो शर्म है, मैं आपको एक घटना और बता रहा हूं, आज की है। जैसे प्रकाश भाई ने घटना बताई, मैं घटना बता रहा हूं नासिक की। नासिक में वहां के जो ग्राम विकास मंत्री हैं, उनका नाम है कोई महाजन है, वो गिरीश महाजन। गिरीश महाजन ने वहां पे सार्वजनिक झंडोत्तोलन किया, जो हर जिले का मंत्री करता है, और वो अपने पूरे भाषण में सभी नेताओं के नाम लेते गए, सावरकर से लेकर गोलवलकर तक। और उसके बाद में वहां वन विभाग में काम करने वाली एक महिला माधुरी यादव ने खड़े होकर विरोध किया कि आप गणतंत्र दिवस की सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तक नहीं ले रहे हैं, उनके योगदान की बात नहीं करो, और मैं इसका विरोध करती हूं। उस औरत ने बोला, ठीक है मुझे नौकरी से निकाल देना, लेकिन आपको गणतंत्र दिवस के मूल्यों की कीमत नहीं है। आप हर जिले के हर आयोजन को तराश के देखो, जहां पर आरएसएस के मंत्री गए हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से इस गणतंत्र के निर्माण की संविधान सभा, उस गणतंत्र के का ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, उन सब लोगों के नाम लेने से परहेज किया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इंदौर में जो हो रहा है, या असम में हो रहा है, या गणतंत्र दिवस के परेड में हो रहा है, ये सभी आरएसएस का संविधान विरोधी चरित्र है, और वो धीरे धीरे उभर के आ रहा है। यदि 400 सीटें मिलती होती तो खुलेआम ठोकते। अब 400 सीटें नहीं मिली हैं तो कुरेद के अपनी मवाद को बाहर निकाल रहे हैं और इस देश पे फेंक रहे हैं। मुझे इनके ऊपर कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। जब जो बुंदेलखंड में कहावत है कि जो चूहे का जाया होता है वो भिट्टा ही खोदता है, यानी जो चूहा औलाद पैदा करता है तो वो बिल ही खोदेगा।
तो जो आरएसएस ने जो पैदा किए हैं नेता, जो सरकार दी है, वो बिल ही खोदेगी, इस संविधान को ही खोदेगी, इस देश को ही खोदेगी, इस देश की आजादी की लड़ाई के मूल्यों को ही खोदेगी, इसके देश की विविधता को ही खोदेगी। जी राजीव जी। जी जी, बहुत गंभीर बात आप कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ हो रही है। जरा एक बार फिर अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहाँ, अब थोड़ा सा इससे आगे अगर बढ़ें, संविधान की बात अभी हो रही है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य का मामला देख लीजिए, वहाँ से हमारे साथी सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य का मामला अभी चल रहा है, यानी उत्तर प्रदेश गरमाया हुआ है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की तस्वीर भी देख लीजिए, वहाँ पर आज की तारीख अभी तक बीएमसी और वहाँ के दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। हर तरफ आप बिहार चलिए, बिहार में भी जो हालात रहे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, वो हम लोग देख रहे हैं। गुजरात की स्थिति क्या है ये आप देख रहे हैं। और इन सब के बीच SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के की अवमानना कह लें या क्या कहें, उनके आदेशों का पालन नहीं करना वो दिख रहा है। तो आज 26 जनवरी के दिन इन सब की चर्चा ज़रूरी है। राहुल गांधी तो एक छोटा, मतलब अगर कहा जाए तो एक इंसान और एक पद पर संवैधानिक 7वें नंबर पर बता रहे हैं पंकज जी, वो आते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से लोकसभा में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ सिर्फ एक इंसान को नहीं, यहाँ तो इस संविधान को ही तार तार किया जा रहा है, ये कहा जाए। मैंने भी यही बात कही थी कि सवाल राहुल गांधी का नहीं, सवाल ये है कि संविधान पे खतरे कितने हैं, और संविधान को जो है आज संकट संविधान पे है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि किसी ने नहीं कहा था किसी भी व्यक्ति से कि संविधान को माथे से लगाओ, सिर पर लेकर घूमो। कतई आवश्यकता नहीं है संविधान को माथे से लगाने की, सिर पर लेकर घूमने की। लेकिन जिस संविधान की शपथ खाई है, उस शपथ के साथ विश्वासघात मत करो, ये महत्वपूर्ण बात है राजीव जी। और जिसकी आपने शपथ खाई है, अगर आप उसकी शपथ के साथ विश्वासघात करते हैं या उस शपथ का आप उल्लंघन करते हैं, तो आप किस चरित्र के व्यक्ति हैं ये साफ तौर पर समझ में आता है। शपथ खाना राजीव जी किसी भी व्यक्ति की या किसी संविधान की या किसी भी किताब की बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। वो शपथ इसीलिए वो दिलवाई जाती है कि भाई आप जो कह रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, तो आप उस शपथ से डिगेंगे नहीं। लेकिन राजीव जी, शपथ उसी व्यक्ति के लिए होती है जिसका अपना ज़मीर होता है, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व होता है। लेकिन जिसका कोई ज़मीर नहीं होता, तो वो शपथ किसी की भी ले लेगा। मंदिर में लोग खड़े होकर अपने बेटों की जो है कस्में खाए जाते हैं और सफेद झूठ बोलकर कस्में खाए जाते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो राजीव जी, जो मंदिर में खड़े होकर अपने बेटों की कसम झूठी खा जाएं, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो वही बात है कि उम्मीद की जाए तो किससे की जाए। लेकिन सवाल राजीव जी किसी व्यक्ति से किसी उम्मीद का है ही नहीं। सवाल ये है कि जो संविधान से शपथ खाकर संवैधानिक पदों पर बैठ गए हैं, उनसे अब ये भी नहीं व्यक्ति के तौर पे कि उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख जगहों पर बैठे हुए लोग संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं या संविधान का अपमान कर रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। और ये संविधान राजीव जी कोई सेहत महत्व में नहीं मिल गया था। ऐसा नहीं था कि शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले की संविधान बन गया। संविधान बनने की प्रक्रिया भी लंबी थी और संविधान बनने की जब नौबत आई, तो वो हजारों लोगों के बलिदान के बाद आई थी। 150 साल से ज्यादा का संघर्ष अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था, उसके बाद देश आजाद हुआ और तब जाकर इस संविधान बनने की स्थिति पैदा हुई। और जो लोग अंग्रेजों के समय आजादी के आंदोलन का विरोध कर रहे थे, वो इस संविधान की कीमत समझ भी नहीं सकते राजीव जी, चूंकि उनका कोई योगदान भी नहीं इस देश की आजादी में। और मैं तो राजीव जी आज बड़ा आश्चर्यचकित था, सुबह जो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे तेज चैनल कहता है, उसका एंकर बता रहा था कि ये वही वंदे मातरम है जो आज़ादी के दौरान जो था वो गाया जाता था। इसको जो थे लोग गाते गाते शहीद हो गए, लेकिन उन शहीदों में कोई भी एक हाफ पैंट वाला था कि नहीं था, ये नहीं बताया उस एंकर ने कि ये वंदे मातरम गाते गाते जो लोग शहीद हो गए या वंदे मातरम गाते गाते जिन्होंने अंग्रेजों की लाठियां खाई, उनमें कोई भी एक भी जो है वो हाफ पैंट वाला काली टोपी वाला क्यों नहीं था। आजादी के बाद राजीव जी जब देश स्वतंत्र हो गया, तो ताम्र पत्र जो मिलते थे उन लोगों को मिलते थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान संघर्ष किया, अंग्रेजों की लाठियां खाई, गोलियां खाई, उनके जुल्म और अत्याचार सहे। उन ताम्र पत्र पाने वालों में एक भी जो है वो नागपुर संप्रदाय का
काली टोपी वाला, खाकी निकर वाला क्यों नहीं है एक भी? और आज राजीव जी ये दिवालियापन समझा जा सकता है कि जब आप पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हैं तो आपको जो है झाड़ पोछ कर दूसरे दलों से लोग लेकर के आने पड़ते हैं, मतलब आप उसमें दलीय राजनीति भी जब आप कर रहे हैं तो आपको अपना जो है कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जिसका इस देश के आजादी के आंदोलन में और संविधान बनाने में जिसका एक घर का भी योगदान हो। तो ये है राजीव जी, तो इसलिए संविधान के ऊपर संकट ज्यादा इसलिए है। अभी तक राजीव जी होता क्या था कि जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में योगदान था या जिनका संघर्ष था, आजादी के बाद भी जिन्होंने देश सही रास्ते पर चले, लोकतंत्र के मूल्य जिंदा रहे, उसके लिए संघर्ष किया, तो उनकी एक आप कह सकते हैं लेगेसी या उनकी आत्मा होती वो बार बार जागृत हो जाती थी, भाई इस संविधान की रक्षा करनी है और अगर कुछ संविधान से जुड़ता है तो उसको ठीक किया जाए। लेकिन अब जो लोग राजीव जी आ गए हैं उनका चूंकि संविधान से कोई लेना देना है भी नहीं, बल्कि संविधान की सपूत है, संविधान बन रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू के भी जलाए जा रहे थे संविधान को लेकर ही, तो वो राजीव जी क्यों इस संविधान की रक्षा करेंगे? जाहिर सी बात है तो भगत सिंह कोश्यारी के शब्दों का जी ने बताया कि उसमें नहीं है, वो भावना ऐसे निकल कर नहीं आई है, तो लिखा है उन्होंने शाखाओं में, वही जाकर आज उनके जो है हुआ है। हमको लगता है कि ये देश को अब समझने का वक्त है, मैं फिर कहूँगा देश को ही समझने का वक्त है कि संविधान को बचाने का समय आ गया है। जी, आप क्या कहेंगे प्रशांत जी, ये जब संविधान की बात आती है और प्रोटोकॉल को तोड़ने की माहिर सरकार अब मानी जाएगी क्या ये नरेंद्र मोदी की सरकार? देखिए, सुनील जी भी कह रहे थे कि आप ये लिस्ट देखिए पद्मा अवार्ड्स की, तो आपको पता चल जाएगा कि चुनाव कहाँ है। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2027 में मायावती की जो लंबी डिमांड है कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाए, वो हो जाएगा। पंजाब में चुनाव होगा तो ज्ञानी जैल सिंह को मिल जाएगा मरणोपरांत भारत रत्न। कोई पद्म विभूषण या पद्म भूषण कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल जाएगा। तो ये लिस्ट हम लोग एक बना सकते हैं जी। अगले साल जहां चुनाव है वहां पे किनको किनको अवार्ड मिलेंगे, वो लिस्ट हम अभी से प्रकाशित कर सकते हैं और कोई भी इस लिस्ट को गेस कर सकता है। निश्चित तौर पे अगले साल जब हम लोग ये बैठेंगे यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे तो आपके ऊपर जो लिखा होगा कि काशीराम को भारत रत्न मिला। आज भी मायावती जी ने डिमांड किया है और मिलना चाहिए काशीराम को, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अगली बार जरूर मिल जाएगा। इतने वर्षों में नहीं मिला लेकिन अब मिल जाएगा। तो ये बड़ा प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स है मोदी जी की। और उसमें दूसरी बात जो राजीव जी ये है कि गणतंत्र दिवस में जो हम लोग कल भी हम लोगों ने चर्चा की कि भारत का संविधान देश को एक जोड़ने का काम करता है, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, बराबरी की बात करता है। अभी जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता रहे थे वो संविधान विरोधी काम है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ कि केक, पेस्ट्री और पैटीज जो है वो कितना हिंदू है और कितना गैर हिंदू है, वहां बिकेगा क्या। लेकिन बेकरी है, वो बेकरी का चलन तो कहाँ से आया हमको मालूम है। लेकिन उसके अलावा आप लगातार बंटवारे की बात करते हैं, लगातार विभाजनकारी नीतियां हैं आपकी, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। संविधान आपको कह रहा है कि बराबरी दो, आप गैर बराबरी की बात कर रहे हैं। संविधान कह रहा है कि सबका सम्मान हो, गरिमा हो, तो आप गरिमा छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं। तो ये एक मोदी जी की जो राजनीति है, देखिए राजनीति करना सबका अधिकार है, जो राजनीतिक में है राजनीति करेगा, लेकिन किस कीमत पर? समाज को तोड़ के, देश को कमजोर करके, एक दूसरे समाज में बैर बढ़ा के, भाईचारा खत्म करके। तो ये अगर इस कीमत पर राजनीति करनी है तो एक खराब दौर है, जिसको भविष्य के इतिहासकार लिखेंगे कि एक ऐसा भी दौर हिंदुस्तान में आया था
जहाँ पे राजनीति इस स्तर तक गिरी थी कि समाज को तोड़कर और बंटवारा करके वोट हासिल किए जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। और इसके लिए मोदी जी को भविष्य के इतिहासकार याद करेंगे। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा, तो इतिहास ने तो उनके साथ जीवित रहते न्याय कर दिया था। मोदी जी के साथ भी इतिहास बहुत न्याय करेगा, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, जो राजनीति 11-12 साल में उन्होंने की है, और उसके पहले भी गुजरात में जो उनका बैकग्राउंड रहा है, तो इतिहास उनको इसी ढंग से देखेगा। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद यही एक इच्छा रहती है कि इतिहास आपको कैसे याद करेगा। तो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बता दिया है कि इतिहास उनको कैसे याद करेगा। चुनाव जीतते रहेंगे आप, कोई ज्ञानेश कुमार लगा के, कोई राजीव कुमार लगा के, उसको इतिहास नहीं याद करता। इतिहास बहुत बेरहमी से इन सब चीजों को डील करता है। जी राजीव जी। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इतिहास किस ढंग से डील करता है, लेकिन इतिहास के पन्ने जो रोज़ हम बना रहे हैं, जो आज का है वो कल इतिहास हो जाएगा, और उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिस पर चर्चा ज़रूरी है, और उसमें शंकराचार्य का मामला अभी ताज़ा तरीन चल रहा है। इस बीच मिलने गए क्या सुनील शुक्ला जी आप? जी, मैं कल मिला था उनसे जी। और फिर कल मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला था, जिन्होंने बयान दिया कि वो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और मैंने उनसे पूछा है कि आप क्या उनसे मिलने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर से मना किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो संगम स्नान करें, इस विवाद को खत्म करें। तो ये सवाल इसी बात का है कि संविधान के मर्यादा तो कभी भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोगों ने नहीं की, और यह उस दिन से उनके साथ है जिस दिन संविधान लागू हुआ। उन्होंने अपने मुखपत्र में संविधान का विरोध किया और ये कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं। ये तो कल्पना का विषय नहीं है, ये तो तथ्य है। भारतीय तिरंगे झंडे को ये पिछले 50 वर्षों से अधिक समय तक, आजादी के बाद से, अपने मुख्यालय पर उन्होंने फहराया नहीं।